हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन राइज एंड थ्राइव। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस। इसमें आपका पेडागोजी भी मिक्स होगा और इसमें आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भी रहेंगे। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम इसमें वो टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेड पेपर 1 में डेफिनेटली चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ फ्रूट्स पर केजी आपको दे रखा है। मैंगो इतने रुपए का है, एप्पल इतने का, वाटरमेलन इतने का और ग्रेप्स इतने का। अब स्नेहा ने क्या करा है, 3.5 केजी वाटरमेलन खरीद लिया, 2 केजी मैंगो खरीद लिए, 1.5 केजी एप्पल्स और 3/4 केजी इसने ग्रेप्स खरीद लिए। अब 2,000 रुपए का नोट इसने शॉपकीपर को दिया। ठीक है, तो अब उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो वैसे तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें मैंगो का प्राइस दे रखा है, एप्पल का दे रखा है, वाटरमेलन ग्रेप्स का। हमें सबसे पहले निकालना है कि जो हमारा 3.5 केजी वाटरमेलन था उसका प्राइस कितना है, 2 केजी मैंगोज का कितना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/2 दे रखा है तो आप उसको 3.5 लिख सकते हैं क्योंकि 3.5 केजी है। सिमिलरली यहाँ पे 1.5 एप्पल को 1.5 इंटू आप जितना भी दे रखा है उसका प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये सबके वैल्यूज आ जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट सारे फ्रूट्स की इन सबको हमें प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करके आपका जो आंसर आ रहा है ये 503.5 आ रहा है। अब स्नेहा ने कितना पैसा दिया था शॉपकीपर को? 2,000 रुपए। रिमेनिंग मनी कितना बचा उसके पास, ये हमारा आ गया। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, अगर जिन लोगों को अभी भी शायद नहीं समझ में आया है तो उनको समझाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, मान लो मैंगो है, उसका उसका प्राइस 2 रुपए है, एप्पल का 1 रुपए, वाटरमेलन का मान लो आप 3 रुपए, ग्रेप्स का 4 रुपए। ठीक है, सपोज अब मैंने यहाँ पर 2 ग्रेप्स खरीद लिए, 2 वाटरमेलन खरीद लिए। तो हम क्या करेंगे, जब आपको पता है कि अगर एक टॉफी आप मार्केट में खरीदने जाते हो, एक टॉफी, अगर ये बहुत बेसिक है, मतलब आई होप आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको इतना समझ में आता होगा कि अगर एक टॉफी 4 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने रुपए की होगी। तो इट्स ऑल लाइक दैट, आपने एक शॉपकीपर को 100 रुपीज का नोट दिया, आपने इतना सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने पैसे आएंगे। तो मतलब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो आप करते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटिशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड्स टू बी एनकरेज्ड। मेंटल कंपटीशन स्किल्स छोटे बच्चों में होना इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको वो स्किल सिखाएं, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ सही है। सेकेंड नंबर पे द ओनली वे टू इम्प्रूव द मेंटल कॉम्पिटिशन स्किल इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये बहुत गलत है। ड्रिल और प्रैक्टिस से आप छोटे बच्चों को मतलब नहीं सिखा सकते। मतलब ये तो ये हो गया कि अब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो। नहीं, हम उनको वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करवाएंगे, तब जाके उनको वो मेंटल कॉम्पिटिशन स्किल उनके अच्छे होंगे, ना कि हम उनको रटवा करके बार बार। ठीक है, और मेंटल कॉम्पिटिशन स्किल जो होते हैं इनकरेज करना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रैटेजीज के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऑफकोर्स इट इज ट्रू। ठीक है, तो सेकंड का आपका आंसर हो गया 4 A and C। नाउ थर्ड है आपका वाइल टीचिंग इन क्लास 1 मैथमेटिक्स क्लासरूम। ठीक है, क्लास फर्स्ट का है ये। मैथमेटिक्स क्लासरूम में जब पढ़ाया जा रहा है तो राधा को एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया राधा ने बाय शेयरिंग द फॉलोइंग। ठीक है, देयर वर 4 चिल्ड्रन इन द कार, 4 बच्चे थे एक कार में, एक बच्चा बाहर गया, अब कार में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव करेक्ट। अब जो ये उसने बताया है इसके रिस्पेक्ट में क्या चीज सही है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एज ऑगमेंटेशन। तो एडिशन की तो हमने बात करी नहीं है, हमने सब्ट्रैक्शन की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही होगा। बच्चे ने समझ लिया कि सब्ट्रैक्शन एज अ रिडक्शन, मतलब एक बच्चा गया, गायब हुआ, कम हुआ, रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस को अब हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेट कर दिया। तो बच्चा अब समझ जाएगा कि जब एक चीज गायब हो जाएगी, निकल जाएगी, चली जाएगी, तो वो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें। ठीक है, now next question is which among the following is or are most appropriate for introducing the topic comparison of size of different objects in class 1। इनमें से कौन सा जो टॉपिक है आपका, मतलब कौन सी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे आपको ऑप्शन रखें कि आप ऑब्जर्व करो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को और कंपेयर करो। बिल्कुल सही, हम ऑब्जर्व करेंगे पहले, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। फिर दूसरा पूछा है मेजर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड कंपेयर। मेजर करो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ और कंपेयर। तो नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ तो कंपेयर कैसे करेंगे? अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है तो कंपैरिजन तो स्टैंडर्ड चीजों के बीच में होता है।
मेजर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते स्टैंडर्ड यूनिट्स और मतलब आप कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, साइज बहुत बड़ा है, एक वेल का साइज आप बता रहे हो तो उसको बच्चा मेजर नहीं कर सकता। तो ये सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट्स एंड कंपेयर, तो बिल्कुल आपका सही होगा ए और डी। ठीक है, इन दो टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ऑटो रिक्शा फेयर रेट इन अ सिटी इज एज फॉलोज। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है जो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। अब एक मैंने लिया है रिक्शा, ठीक है, मिनिमम चार्ज उस रिक्शे का था 25 रुपए अप टू 1.5 किलोमीटर, कि 1.5 किलोमीटर होते ही रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां तक 25 किलोमीटर था। अब जैसे ही 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वैसे ही जो रेट हो गया वो हो गया 9.5 पर किलोमीटर। मैं जितना भी ट्रैवल करूं मेरा 9.5 पर किलोमीटर लगेगा। ठीक है, अब राजू ने एक ऑटो रिक्शा हायर किया अपने घर से और उसने क्या करा है, 7.5 किलोमीटर वो अपनी सिटी से गया है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें ये देखना है। तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये दे रखा है हमें, मिनिमम चार्ज 25 रुपए था, ठीक है, और 9.5 अगर ज्यादा हो गया इससे तो ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है, 7.5 किलोमीटर जो हमें गिवन था। अब 25 रुपए हमारे चले गए 1.5 किलोमीटर में। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, 9.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बचे हुए से। आपको यहाँ पे मैंने छोटा सा करके दिखाया है कि 7.5 में से आपको 1.5 माइनस करना होगा, क्योंकि वो हम ट्रैवल कर चुके हैं डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 7.5 था, उसमें से 1.5 हमने माइनस कर दिया, हमारा आ गया ये 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे 9.5 रुपीज आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस बढ़ा हमारा 1.5 किलोमीटर ज्यादा तो हमें 9.5 पर किलोमीटर देना पड़ेगा। 9.5 रुपीज हम दे रहे हैं, किलोमीटर कितने हैं 6, तो 9.5 इंटू 6, तो आपका ये हो जाएगा टोटल ₹25, और उसके बाद 9.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 57। तो ये टोटल आपका हो जाएगा ₹82। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए आंसर यहाँ पे 82 दे रखा है। ठीक है, तो इट इज दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, कोई हाईटेक मैथ्स नहीं यूज करी, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है, आप डेली चीजों में ये सब चीजें करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वॉल क्लॉक्स है आपके जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे हैंग कर रही है, और उनको करेक्टली हमने 9 बजे सेट कर दिया। 21 मीन्स रात को, शाम के 9 बजे का जो टाइम है ट्यूसडे को, वो करेक्टली सेट करी है। लेकिन जो दोनों वॉल्स है ना, वो एक जो वॉल है वो 3 मिनट गेन करती है, एक 5 मिनट गेन करती है हर एक आवर में, मतलब कि उनमें कुछ खराबी है कि हर एक घंटे बाद एक में तो 3 मिनट आगे टाइम दिखाता है, एक में 5 मिनट आगे दिखाता है। तो अब पूछा है कि जो सेकंड क्लॉक है, जो सेकंड वॉल क्लॉक है वो, इफ द फर्स्ट वॉल क्लॉक विच गेन्स 3 मिनट इन एन आवर शोज द टाइम 6.2। अब जो हमारी फर्स्ट वॉल क्लॉक थी ना वो हमें 6.27 शो कर रही है वेडनेसडे को, नेक्स्ट डे। ठीक है, सुबह के 6.27 है, मेक श्योर ये। अब दूसरी का हमें टाइम बताना है, तो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको मैं दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, लेट मी शो यू। 2 वॉल क्लॉक है, मैंने ऐसे क्लॉक बना ली अपनी इमेजिनेशन सही करने के लिए कि मुझे भी समझ में आए। तो ये 9 बजा रही है रात के, ठीक है, 9 PM। ये भी 9 PM बजा रही है। क्लॉक 1 को 6.27 है, क्लॉक 2 का हमें टाइम निकालना है कि नेक्स्ट डे क्या टाइम होगा। अब 9 आवर्स मैंने ना ऐसे कैलकुलेट कर लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 6.27 है ना, तो हम इतना समझ में आ गया हमें कि 9 आवर्स के बाद ये 3 मिनट जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, हमें 9 into 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हर घंटे में 3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। पता है ना, हर घंटे में अगर 3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं तो 9 घंटे बाद कितने मिनट एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 27। इसीलिए हमारा फर्स्ट क्लॉक का 27 आंसर आ रहा था। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, क्लॉक 2 भी 9 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, 5 मिनट का डिफरेंस था, तो 9 into 5 कर दो, यहाँ पे 45 आ गया, तो 645, और आपका आंसर भी है यहाँ पे 645। सिंपल था ना ये क्वेश्चन, बस देखने में ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया इन लोगों ने, बट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी मैथ्स है, तो देखते ही हो जाएगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो। 9 बच्चे हैं, उनकी हाइट ऐसे दे रखी है, मतलब ऑर्डर में नहीं लगा रखा इन्होंने, तो आपको सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है मीडियन प्लस मोड अपॉन मीडियन माइनस मोड की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको मीडियन और मोड निकालना भी आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको हमने सबसे पहले राइट ऑर्डर में प्लेस कर लिया, छोटे से बड़ा 124 से लेकर के 131 तक। अब मैंने मीडियन निकाल लिया, मीडियन क्या होता है, आप
कैलकुलेट कर लो जितने भी हैं आपके, अगर आपके पास ये 9 टर्म्स हैं तो इसमें सबसे बीच वाले जो होगा वो आपका मीडियन होगा। तो हमारे में 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में जो बचा हुआ वो मीडियन हो गया। मोड कौन सा होता है? मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होता है। इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 124। ये 3 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो 124 मोड हो गया। अब मीडियन प्लस मोड, मीडियन माइनस मोड, 128 प्लस 124, 128 माइनस 124, ये आ गया 252/4 और इसका आंसर हो गया आपका 63। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 63 है कि नहीं है। बिल्कुल 63 हमारा आंसर है और सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0, 1, 4 एंड 7 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स यूजिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। अब आपको 0, 1, 4, 7 ये आपके डिजिट दे दिए हैं। इनसे आपको एक सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट बनाना है और एक सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बनाना है, और उन दोनों को आपको माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा वो इनमें से सही होगा। अब करते हैं इसको जरा सॉल्व। तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 0147 है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरा क्या हो सकता है? 7410। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी डिजिट आगे लिखो, उससे पीछे उससे छोटी, उससे पीछे उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने का भी बहुत सिंपल सा रूल है, सबसे छोटी डिजिट आगे लिखो। अब आप बोलोगे हमने 0 क्यों नहीं लिखा, 0 सबसे छोटी है। तो बेटा अगर 0 हम लिख देंगे तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 0147 तो 147 ही होता है ना, इसीलिए। तो इसीलिए हमने लिखा 1 पहले, उसके बाद छोटा नंबर 0, 4, 7। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया, और जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारा 6363 आंसर आया, डिफरेंस। तो हमारा आंसर ये ठीक था, 6363, एंड इट इज ट्रू। नेक्स्ट हमसे पूछा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। हमारा पूछा है हमसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मैथमेटिक्स की क्लास में प्राइमरी स्टेज पे क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर इन मैथमेटिक्स, प्राइमरी स्टेज पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज़ मैटर नहीं करती है। और प्रोसीजरल नॉलेज भी हम बच्चे की टेस्ट नहीं करेंगे, ना उसको रैंक करेंगे, ना ग्रेड करेंगे। हम गैप को आइडेंटिफाई करेंगे मैथ्स लर्निंग में और इम्प्रूव पेडागोजी में। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार फर्स्ट वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, मतलब बच्चे के जो कॉमन एरर्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बट आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आइडेंटिफाई गैप्स आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स टू मतलब इम्प्रूव पेडागोजी और लर्निंग, तो सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है, तो वही चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब आ जाता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। आप इस क्वेश्चन को आप बताओगे इसका आंसर क्या है। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या है। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे हैं, उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, साथ ही में कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपए कम देना पड़ता था, ठीक है। अब वह मोती इस प्रकार खरीदती थी कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी कम संख्या थी, ठीक है। तो यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है तो दुकानदार को कितने पैसे दिए, उसने दिए होंगे, कितने रुपए। तो देखो यार, आंसर तो आपको यहाँ पे 40 दिख रहा है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका आंसर। Now next question is, to solve 34 into 6, a student uses the following method. 30 plus 4 into 6, 30 into 6 plus 4 into 6 is equal to 180 plus 24 is equal to ये आपका 204, ठीक है। तो ये जो इसके इसके ये आपको दे रखा है, इस अबव मेथड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड तो है नहीं, ठीक है, और ना ये कोई स्टैंडर्ड, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड शुड बी डिस्करेज, ऐसी भी बात नहीं है। ये तो एक सॉल्व करने का तरीका है और इसको ऑफ कोर्स एनकरेज करना चाहिए हमें। द स्टूडेंट डज नॉट हैव कंसेप्चुअल नॉलेज, ये भी नहीं, ये सारे गलत है। तो आंसर सही है कि बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज है मल्टीप्लिकेशन की, इसीलिए उसने कौन सा मेथड यूज करा है, डिकम्पोजिशन मेथड। उसने तोड़ तोड़ के ब्रेक करके इसको कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रेज मैथमेटिक्स लर्निंग बिगिंस एट होम, कि मैथमेटिक्स की लर्निंग घर पे शुरू हो जाती है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं घर पे सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट को अगर सही से यूज करें तो बच्चा इफेक्टिवली लर्निंग सीख सकता है। जैसे घर पे अगर बच्चे को आप दुकान लेके जा रहे हो तो आप उसको सिखा सकते हो ये प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, कि कैसे एक चीज
और जैसे बच्चा टॉयज से खेल रहा है तो आप उसको एक टॉय उसका लेकर के उसको सब्ट्रैक्ट दे करके ऐड, ये सब चीजें सिखा सकते हो। तो मैथ्स तो बहुत बेसिक है, एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड है। Now next है, which of the following tool is or are not helpful in diagnosing specific nature of the learning difficulty? इनमें से कौन सा टूल है जो हेल्प नहीं करता है बच्चों के लर्निंग डिफिकल्टी को डायग्नोस करने में, मतलब पहचानने में? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करती है, एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्स भी हमें हेल्प करता है, रिटन वर्क ऑफ स्टूडेंट से भी पता लगता है हमें, और क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी हमें हेल्प करता है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट हमें हेल्प नहीं करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो हमें बस ये बताता है कि बच्चा मतलब उसकी लर्निंग गैप्स कहाँ पता लगेंगे, कहाँ डिफिकल्टी हो रही है उसमें। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हम प्राइमरी लेवल पे इतना प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन द इंडिपेंडेंस डे टीचर कंडक्टेड चॉक पीस पिकिंग कॉम्पिटिशन, द स्टूडेंट हैव टू पिक एज मेनी चॉक्स विद इन अ गिवन टाइम। ठीक है, अब एक इंडिपेंडेंस डे पे कंपटीशन रखवाया टीचर ने कि आपको चॉक्स उठानी है गिवन टाइम में, जितने ज्यादा चॉक जो उठाएगा वो जीत जाएगा। अब टॉप 5 स्टूडेंट जो थे वो हीना, लीना, बीना, बीजू और मिग्गी थी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि हीना हीना हैज मोर चॉक्स देन मिगी। अब आपको ये बताना है कि सेकंड प्राइज किसने जीता। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हीना के पास किससे ज्यादा चॉक्स हैं? मिगी से। तो हीना को आगे रखो, मिगी को पीछे। ठीक है, अब मिगी कैन नॉट कलेक्ट मोर चॉक्स देन दैट ऑफ बीना। अब मिगी जो है ना वो ज्यादा चॉक्स नहीं कलेक्ट कर पाई बीना से, तो मिगी हमें पता है कि इससे आगे है। मतलब बीना जो है हमें पता है कि इससे आगे है, मिगी से आगे, क्योंकि मिगी ज्यादा चॉक्स कलेक्ट कर नहीं पाई बीना से, तो हमने यहाँ रख दिया। अब आगे या पीछे हम देख लेंगे बाद में। अब लीना गॉट लेस चॉक्स देन बीना बट मोर देन दैट ऑफ मिगी। अब जो लीना है उसकी चॉक्स जो है वो बीना से तो कम है, बट ये मिगी से ज्यादा है। तो मिगी से ज्यादा और बीना से कम, तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में लीना को रख दिया। ठीक है, तो पहले अभी अभी फिलहाल इसके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बिजू इज द विनर बट हीना इज नॉट ऑन सेकंड पोजीशन। अब बीजू जो है वो विनर है, बट हीना सेकंड पोजीशन पे नहीं है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो जाहिर सी बात है हीना की तो पोजीशन हमने यहाँ पे डाल दी थी, और बीना की भी ऐसे ही डाल दी थी। तो बीना जो है वो हमारे सेकंड पोजीशन पे है, और जो हीना है वो हमारी इस पोजीशन पे होगी। तो सेकंड पोजीशन पे हमारी आ जाती है बीना। ठीक है, क्योंकि हीना सेकंड पोजीशन पे है नहीं, सी हीना का तो पत्ता ही कट गया, तो जाहिर सी बात है सेकंड पोजीशन पे कौन होगी? बीना। और थर्ड पोजीशन पे हमारी लीना या हीना में से कोई हो सकता है, क्योंकि उनका हमें बता नहीं रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अभी कभी हमें एक दो हिंट से रखे होते हैं, उसी के बेसिस पे सॉल्व करना होता है। नाउ व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो द रिजल्टेंट इज, एक नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब 1/0 आप करोगे किसी भी नंबर को जीरो से तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर होता ही नहीं है कुछ कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑफ शेप, स्पेस एंड मेजर्स? इनमें से कौन से स्किल्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इन सब चीजों से? तो आपको ऑप्शन में दे रखा है, डिस्कवरिंग सिमेट्री एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। देखो, सिमेट्री तो जरूरी है बहुत जानने के लिए अगर आप शेप, स्पेस, मेजर्स देख रहे हो तो। ठीक है, क्वांटाइजेशन दैट इज एसोसिएटिंग नंबर्स विद कॉन्सेप्ट्स लाइक एरिया, पेरीमीटर, बिल्कुल सही। स्पेस और मेजर्स की बात करें तो एरिया, पेरीमीटर कहाँ रह जाएगा? प्रोमोटिंग अर्ली न्यूमेरेसी अमंग लर्नर्स, एक तो न्यूमेरेसी ऊपर से अर्ली, तो क्यों प्रमोट करेंगे? इंटीग्रेटिंग मैथ्स विद साइंस ओनली, ओनली जहां आ जाता है वहां पे तो बात बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो ओनली वाला कोई चीज नहीं है, तो आपका आंसर ए और बी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फॉर अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 to 56 few students have given answer as 33, what is the most appropriate strategy to address the students error? अब सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 में से 56 माइनस करना है, तो कुछ बच्चों ने आंसर क्या दे दिया है? 33। तो क्या जो है सबसे ज्यादा, मतलब बच्चों ने मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है उनके उसको एड्रेस करने की, गलतियां हमें समझ में आ रही है बच्चों ने क्या करी है। बच्चों ने गलती क्या करी है? 83 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे 56 से रखा है। तो क्या कर दिया उन्होंने?
6 में से 3 को माइनस कर दिया या फिर 3 में से 6 को माइनस कर दिया, तो उन्होंने कैरी वैरी नहीं लिया, यहाँ से भी 3 में से 3 को माइनस, 5 में 8 में से 5 को माइनस कर दिया, तो उनका ये आ गया। अभी उन्हें हमने उनको कैरी वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो हमें क्या 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 यहाँ पे है, आज स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर्स, तो नहीं यार, इससे बच्चे को गलती कैसे पता लगेगी अपनी, वही गलती फिर कर लाएगा। रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, तो बिल्कुल सही, हम यही करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि वंस होता है, ये टेंस होता है, और ऐसे यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तब उन्हें क्लियर होगी चीजें, ठीक है। और वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपको देख रहा हो कि ये ऑप्शन ठीक है या और ठीक है, तो प्रोवाइडिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, वो हम तब करते हैं जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स हैविंग वन डिजिट नंबर्स एंड देन मूव टू टू डिजिट नंबर, तो नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन डिजिट नंबर का वो कर लेंगे, उनको आता है। टू डिजिट नंबर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। Now 18 question है, when asked to a student a word problem, children often comment, if you tell me which operation to use, I will solve it. What is possible reason for such response? अब जैसे कि कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स हम बच्चों को देते हैं, देखा ही होगा आपने, वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं इतनी लंबी लंबी, बच्चों को बच्चे बोलते हैं कि इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, अगर आप मतलब समझा दोगे और बता दोगे कि प्लस करना है माइनस करना है तो हम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? क्या हो सकता है ऐसे रिस्पॉन्स का, कि बच्चे लेजी हैं, कि उनको रीड ही नहीं करनी प्रॉब्लम? तो कुछ बच्चों के साथ हो सकता है केस, बट हर किसी के साथ नहीं हो सकता। एंड चिल्ड्रन हैव फोबिया टू वर्ड्स, वर्ड प्रॉब्लम, मे भी कुछ बच्चों को हो, बट सबको वर्ड ये फोबिया हो, ये तो सही नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेस, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स लैक कर रहे हैं वो बच्चे, छोटे बच्चों में वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कम होते हैं, वो इतना समझ नहीं पाते जो चीज लिखी होती है, लेकिन वही चीजें हमें उनकी ठीक करवानी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 208 एंड पेरीमीटर इज 58, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? एरिया आपको बता रखा है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर बता रखा है, अब लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। वीडियो पॉज करके वैसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं भी आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें बता रखा है L इंटू बी 208, पेरीमीटर है 2, L प्लस बी 58, तो L प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 29, हम डिवाइड कर देंगे 58 को 2 से, फिर L प्लस बी 29 है, L बी जो है हमारा 208 है, तो ऑप्शन को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 1613 आ जाएगा। अब ऑप्शन को यूज करते हुए कैसे करेंगे हम? हमें देखना है एल प्लस बी ये है 29 और एल प्लस बी 29 है, तो हम चेक कर सकते हैं कि एल प्लस बी 29 किस किस में आ रहा है हमारा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 29 और इसमें आ जाएगा। अब सही ऑप्शन कौन सा है? तो हमें देखना है यहाँ पर जो हमारा एल बी है 208, तो मल्टीप्लाई करने पे 208 भी आना चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 208 आएगा, ठीक है। इसको इससे करोगे तो भी 208 आ जाएगा, और यहाँ पे लेकिन इनसे नहीं आएगा। तो लेंथ और ब्रेथ, वैसे तो ये वही चीज हो गई, इसमें लेंथ और ब्रेथ बोल लो, ब्रेथ और लेंथ बोल लो, बात तो एक ही, क्योंकि ऐसे कुछ जस्टिफाइड नहीं है, तो आप फर्स्ट और फोर्थ दोनों को सही मान सकते हो, ठीक है। और आंसर वैसे उसके हिसाब से ये है 19। तो आप सीटेट के पेपर में देखोगे तो वो लोग जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना बाद में, ये तो आंसर शीट पहले निकल आती है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो लोग बाद में, तब वो चीजें ठीक करते हैं, उससे पहले आंसर शीट आ जाती है, तो यहाँ पे एक साथ ऑप्शंस भी कभी भी ठीक होते हैं। नाउ ये आपका 20 क्वेश्चन है, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको सारी स्टेटमेंट देखनी है और फिर बताना है कौन सही कौन गलत। इन अ ट्राइंगल एबीसी लाइक एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल हम चलो बना ही लेते हैं, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी है मेरा 90 डिग्री, और इट्स एरिया इज सेम एज एक रेक्टेंगल और है, ठीक है। उसका और इसका एरिया सेम है, इसकी 6 सेंटीमीटर साइड है और 4 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजरिंग द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो आपको पूछा है कि डेटा जो है इसमें किसका रिक्वायर्ड है किसका नहीं है। तो देखो यार, हमें अगर वो निकालना है, आपसे पूछा है कि हाइपोटेनियस एबीसी की हमें वो निकालनी है, तो हमारे लिए डिफरेंस जानने की जरूरत है नहीं, हमारे लिए
नहीं, हाँ, उल्टा दे रखा है इसमें। तो अगर हमें उसका वो निकालना है, क्या पूछा है आपसे, एंगल ए बी सी, ठीक है। हाँ, तो हम हमें उसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट हमारी ये वाली काफी रहेगी। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूस और बेस का, और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का। तो हम निकाल सकते हैं हम हाइपोटेन्यूस आराम से, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी। आपको हाइपोटेन्यूस और बेस का पता है, तो बहुत सिंपल ही है मतलब आपका ये आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू काफी रहेगी। हमें रेक्टेंगल से ना कुछ लेना देना है नहीं, कि उसका एक का एंगल हमें 90 डिग्री पता लग गया है, तो उसका एरिया 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग टू डू विद द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो स्टेटमेंट टू का जो डेटा है वो सफिशियंट रहेगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। लाइक मेरा ना ये लैपटॉप है एक्चुअली, मेरे पास वो चीजें नहीं है, इसलिए मैंने वो सॉल्व जो कर रखा है वो भी कॉपी में कर रखा है। अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एनीवे अगर आपका ना होना तो आप मुझे बताना, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। द participation of female students in higher mathematics classes is less than male students. It may be because male students are better at maths as compared to female students. पहली statement बहुत बेकार है। Mathematics is very difficult subject and female students do not have an aptitude for studying mathematics. Okay, so why am I studying mathematics? I don't know. ठीक है, तो दोनों statement बहुत गलत है, और ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को शो करती है। तो इट मे बी बिकॉज societal and teachers expectations are gendered. Yes, फीमेल स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे हायर है मैथमेटिक्स में मेल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सोसाइटी की और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो जेंडर्ड है, तो यहाँ पर मतलब कि स्टीरियोटाइप उनमें है, तो ओनली सी ठीक है। Now, for teaching addition of numbers to class 2 students, a teacher has organized an activity using colored beads. This activity will help to develop among students the following. अब यहाँ पर बीड्स होते हैं ना, कलर्ड बीड्स, टीचर ने वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई है, ठीक है, जिससे बच्चे क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो बच्चों को तो देखो सबसे पहली बात आएगा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन। एस्टिमेट क्या करेंगे, एस्टिमेट क्या करेंगे, कितना लीटर पानी है, कितना एरिया, ये तो एस्टिमेट नहीं करेंगे कलर्ड बीड से। तो वो बस विजुअलाइज करेंगे कलर्ड बीड को, उनसे कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रिप्रेजेंट करना आ जाएगा, जैसे कि कुछ चीजें शो करनी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजें भी हम उनसे सिखा सकते हैं। हाउ मेनी, देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आपके पेपर में एज इट इज आएंगे, तो जो क्वेश्चन अगर आपको कभी समझ में नहीं आता ना, यार इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कभी कभी सीटेट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम भी उन आंसर्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये आंसर क्यों दिया है, बट जो भी सोच के दिया होता है, तो आप उस टाइम पे उनको ना उनको एज इट इज समझ लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं। तो आप अपना दिमाग उस टाइम पे इतना मत यूज करो, कुछ क्वेश्चन अगर लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में कर लो, अगर वो थ्योरेटिकल है तो। Now, how many decimal numbers are there between 0.50 and 0.70? कितने डेसिमल नंबर्स हैं आपके 0.50 और 0.70 के बीच में? तो देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 0.51, 0.511111, 0.522222, मतलब 0.5023, कितना भी हो सकता है, मतलब देयर इज नो लिमिट। अगर आप लिखने बैठोगे तो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि 0.50000001 तक भी मैं उसको लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, बहुत सिंपल है ये। अब आप बोलोगे रिलेशन कैसे बना है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4, फिर 4 से 6 चला जा रहा है, फिर 6 पे रुका हुआ है, तो कैसे रिलेशन बनाए। तो यार रिलेशन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप देख रहे हो कुछ तो बन रहा है ना रिलेशन में। क्या बन रहा है, 2 4 4 6 6 8, 8 से 10, ये 2 की टेबल चल रही है, 2 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये 3 की टेबल चल रही है, 3 2 6 यहाँ पे, और ये 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यहाँ पे लगा दो तुम 15, हमारा आंसर 15 हो गया, सही, इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 120 मीटर की लॉन्ग वायर है, जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया है, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। अब हमें एरिया निकालना है उसका, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है नीचे इधर।
तो 120 मीटर हमारा क्या बता दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। लेंथ बता दी है 2 मीटर जो है बड़ी है ब्रेथ से। एरिया हमें निकालना है, तो 2 × L+B हमारा पेरीमीटर होता है, जो मैंने ले लिया है 120 मीटर क्योंकि हमें गिवन है। अब L+B इज इक्वल टू 60, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया। अब L+B है, यहाँ से मुझे पता लगा है फ्रॉम इक्वेशन 1 L इज इक्वल टू 2+B। 2 मीटर ज्यादा था ना उससे, ब्रेथ से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया L की जगह 2+B, प्लस B यहाँ से उतार दिया और 60। अब ये क्या हो गया है, 2 इधर जाके माइनस हो गया, ये 58 और B+B 2B, 2B इज इक्वल टू 58। अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगी, ठीक है। अब बस 29B आ गया। आपको पता था कि L तो B से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर ज्यादा है, तो L को हमने लिख दिया 31। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 29 to 31, ये आपका आ गया 899 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका 899। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये बेसिक मैथ्स है, ये वो वाली मैथ्स है जो आपको छोटे बच्चों को सिखानी है, तो आपको तो अच्छे से आनी चाहिए। Now mathematics is hierarchical in nature and the concepts are logically structured and connected. Which of the following statement most appropriately explain this? अब मैथ्स जो होती है वो hierarchical होती है नेचर में, तो उसके जो concepts होते हैं वो logically structured होते हैं और connected होते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सबसे सही लग रही है, तो multiplication follows and builds on concept of addition, बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं और वो उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है। Addition and multiplication are distinct concepts and are independent of each other. तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी तो हमने ऊपर बात करी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के कॉन्सेप्ट पे है, तो हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को अलग अलग क्यों रखेंगे। बच्चे को पहले एडिशन सिखाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थर्ड है, शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट। अगेन अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तो है, हम उनसे सुनाया, तो मतलब समेटिव असेसमेंट क्यों करेंगे, एग्जाम एंड में एंड टर्म एग्जाम रखेंगे, तब हमें पता भी नहीं है बच्चे की क्या गलती है, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू सम एक्सटेंट फाइन, बट समेटिव असेसमेंट का कुछ खास यूज नहीं होता, पता है। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है आपकी रिपोर्ट कार्ड की, हाँ बच्चे ने पूरे ओवरऑल साल में उसकी क्या मेहनत थी, उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। उससे हम कुछ बदल नहीं सकते, उसकी लर्निंग इंप्रूव नहीं कर सकते, बस आपको एक आइडिया देता है कि आपका बच्चा भी कहाँ स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट है, नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बिल्कुल आपको नंबर सेंस डेवलप करना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले। बच्चे को पता होना चाहिए 1 2 3 4 ये सब क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपका ए और डी इज राइट आंसर। ओके, तो बस हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हम नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑल surfaces of a solid shape are congruent to each other, this shape cannot be। अब अगर सारे इस एक सरफेस है सॉलिड शेप जिसके सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के, तो वो क्या नहीं हो सकता, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में नहीं आ सकती। आपको पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हो गया, ये मतलब ना, ये मैं ऐसे बता नहीं सकती, जैसे कि ये ऐसे, तो ये आपकी एक, ये नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ऐसे एक साइड है, ये वाली पीछे वाली दूसरी साइड है, ये वाली आपकी तीसरी साइड है। नहीं तो प्रिज्म सर्च करना गूगल पे और प्रिज्म देखना, आपको समझ में आएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल। बाकी सब में क्यूब, टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन में आपकी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन क्या है, तो भाई आपने टेट्राहेड्रन और अगर ऑक्टेट देखा होगा, ऑक्टाहेड्रल देखा होगा, हेड्रॉन आपके उसमें आता है 3D फिगर्स में, हेड्रॉन हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम, और मैथमेटिक टीचर डिवाइस सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, दे आर अरेंज्ड इन रैंडम सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सीक्वेंस, आपको बता रखा है, आपको करेक्ट सीक्वेंस इसका बताना है। सबसे पहले दे रखा है स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट हैविंग 2D शेप ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग, स्टूडेंट आर गिवन कटआउट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी की बात कर रखी है ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहला आपका आ जाएगा हमारा स्टूडेंट जो होते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 2D ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद क्या करेंगे, कटआउट करेंगे शेप्स को और रिकॉग्नाइज करेंगे कौन कौन सी एक दूसरे से मतलब उनकी सराउंडिंग के सब्जेक्ट से कौन कौन सी मिल रही है, ठीक है।
आप उनको बोलोगे कि आसपास देखो ये जो आपने शेप बनाई है किससे मिल रही है। थर्ड आप उनको क्या बोलोगे, बच्चे क्लासिफाई करेंगे शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम, शेप जैसे कि ट्रायंगल स्क्वायर जो भी बनाया होगा उन्होंने। उसके बाद जो शेप उन्होंने को आप पढ़ाओगे उनको शेप, उनके बारे में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनको बताओगे और वो और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से समझेंगे, थोड़ा आप उन्हें समझाओगे। तो ये आपका ऑप्शन वाला था। मैंने क्या करवाया? सो ओके, सो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत समझ लिया है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। यहाँ पर एक मैथमेटिक टीचर है, इसने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों को, आपको एक ये बताइए, चार पांच चीजें हुई है, आपको उनका सीक्वेंस गेस करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, बच्चों को कटआउट्स दिए हैं डिफरेंट शेप्स के और उनको बोला है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि ये आपके सराउंडिंग में से किसकी शेप के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, किसके जैसे दिख रहे हैं। फिर क्या होगा, बच्चे जो होंगे वो 2D शेप्स जो होंगे अपनी मतलब जो सराउंडिंग में जो वो देख रहे होंगे वो चीजें, वो उनसे उनको वो करेंगे, अपनी उसमें ड्रॉ करेंगे शेप्स को। अब क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट शेप समझेंगे, टीचर्स उन्हें समझाएंगे, थोड़ा वो खुद भी देखेंगे कि शेप कैसी है। उसके बाद बच्चे जो होंगे क्लासिफाई कर पाएंगे शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम। अब बच्चों को हम अगली बार जब बताएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नाम बताएंगे, तो बच्चे बता सकते हैं ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या क्या है। उनको हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी अलमीरा से मिलता हुआ है ये जो शेप है, ठीक है, अब वो ऐसे समझ जाएंगे। तो ऑप्शन वन, नंबर वन आपका ठीक है इसका आंसर। Now, which among the following is not a feature for the deductive method of teaching mathematics? आपको पता है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड में हम हमारा पहले आता है रूल, पहले रूल पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवाएंगे। इंडक्टिव में पहले आते हैं एग्जाम्पल। मैथ्स में हम डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं और इंग्लिश वगैरह में हम इंडक्टिव यूज करते हैं। इंग्लिश में वगैरह में हम पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं, देन उसके बाद रूल्स बताते हैं, और इसमें हम लोग पहले रूल्स फॉर्मूलाज बताते हैं, फिर हम जनरली क्वेश्चंस करवाते हैं। तो कौन सा मेथड, कौन सा जो फीचर है वो सही नहीं है डिडक्टिव मेथड के लिए? तो दिस मेथड हेल्प्स द लर्नर टू डिस्कवर लॉ, फॉर्मूला एंड टू जनरलाइज। तो ये जो डिडक्टिव मेथड होता है वो डिस्कवर नहीं करने देता बच्चों को लॉज और फॉर्मूला और वो जनरलाइज करने में तब हेल्प करेगा जब हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स करवाएंगे और उसके बाद बच्चे समझेंगे कि दो तीन एग्जाम्पल कर दिया, अच्छा अब ये इससे ये रूल बन रहा है, अच्छा अब ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हमने रूल तो पहले ही बच्चों को बता दिया डिडक्टिव में, तो अब वो डिस्कवर क्या करेंगे, फॉर्मूला किसका बनाएंगे, जब हम फॉर्मूला उन्हें बना के दे रहे हैं, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था कौन सा फीचर नहीं है, तो ये फीचर नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। ये सारी चीजें सही है कि ये मेथड टाइम सेव करता है बच्चों और टीचर की दोनों की एनर्जी, और यहाँ पे बच्चा जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ता है, ये भी सही है एकदम। और यहाँ पे मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स और फॉर्मूले को ये एनकरेज करता है, ये भी एकदम ठीक है आपका। तो आपसे पूछा था नॉट, तो हमने नॉट वाले में यही बताया है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं रोज ऐसी ही वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ जो आपके सीटेड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड इन फ्यूचर भी मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। तो आपके भी अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और या अगर आपको चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मैंने कब कौन सी वीडियो पोस्ट करी है, और जो भी मेरा स्टडी मटेरियल होगा जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं वहां पे शेयर कर सकती हूँ। सो या आप टेलीग्राम से भी मुझे जोड़ लेना। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपको पहले ये 30 क्वेश्चन करवा देती हूँ। व्हाट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन? इसमें से आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच का जो है पहले तो सबसे पहले यही देखना है लार्जेस्ट कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी इनमें से, फिर उसके बाद आपको इनका डिफरेंस बताना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी, आपको सारे की सारे सबसे पहले तो इनको वो कर लेना, पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि बहुत इजी है, इनको पॉइंट में लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटा से बड़े को माइनस कर देना और आपका उनका डिफरेंस बस आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा तो आपका यहाँ पे 7/12 आंसर आएगा, विच इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ,
तब तक के लिए कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट करके आप लिख जाना, और या सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।